नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम अमित तिवारी है। मैं आपके लिए लेखपाल का जो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास एक सब्जेक्ट है, जिससे 25 क्वेश्चंस आपके लेखपाल में आ सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंट MCQ बेस आप तक लेकर आ रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने जो लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, तो सेकेंड पाली के जो ग्राम समाज के पेपर आए हुए थे एवं ग्राम विकास के, उसको लेकर आया हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आपको कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो पश्चिमी भाग, ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है पश्चिमी भागों में, ये आपसे पूछा गया है। बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा? तो इसका सही आंसर होगा खड़ी बोली। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली जाती है। अवधी लखनऊ क्षेत्र में बोला जाता है। और मथुरा वृंदावन की तरफ ब्रजभाषा बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एक ग्राम स्तर होता है, ब्लॉक स्तर होता है, तहसील स्तर होता है। तो इसमें कहा गया है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ या बरेली? तो सही आंसर होगा कानपुर। ऑप्शन एक सही है। कानपुर की जो जनसंख्या थी शहर में, वो सबसे ज़्यादा थी। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है, उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो श्री रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट आई थी 2015-14 के करीब में, तो उस समय का एक करंट का क्वेश्चन भी था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, गरीबी रेखा से ऊपर उनको माना जाएगा जो गांव में रहकर 32 रुपये रोजाना खर्च करते हैं। 32 रुपये रोजाना खर्च करते हैं, तो उनको माना जाएगा कि वो क्या हैं, वो गरीब नहीं हैं। और अगर ये पूछा जाए कि शहर में क्या है, तो इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार शहर के व्यक्ति अगर दिन भर में 47 रुपये खर्च करते हैं, तो इनको माना जाएगा कि वो गरीब नहीं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पीतल का उत्पाद होता है? इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। तो आपको ये पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया होता। इसका सही आंसर होगा मुरादाबाद। पेपर में सारे क्वेश्चंस कठिन नहीं आते, कुछ आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ कठिन आते हैं। अब ये क्या होता है कि आप आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तब आपका सिलेक्शन नहीं होता। और कुछ कठिन क्वेश्चन जो कर लेता है, उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। उत्तर प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया गया है, या उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर होगा 75। जो भी उत्तर प्रदेश के, उनको कम से कम ये आंसर पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 प्रभागों में, यानी 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो AVRY एक परियोजना थी, तो इसमें जो आपको इस परियोजना के तहत जो लागत है, वो कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछी गई थी। तो ये राशि 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये उस समय का करंट था। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, वो इलाहाबाद इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और पूर्वोत्तर का आपका गोरखपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये बहुत ही आप आसान क्वेश्चन है। प्राचीन नगरी वाराणसी, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। उस साल 12,000 के करीब वैकेंसी थी, तो वहाँ पे क्वेश्चन आसान आए थे, लेकिन इस बार ये मान के चलिए कि ऐसा पेपर नहीं आएगा। इस बार का पेपर थोड़ा अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा आगरा और कानपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा आवास योजना, ठीक है, तो पहले इंदिरा गांधी के नाम से एक इंदिरा आवास योजना चलता था। शहर और गांव में कॉलोनी पास होती थी, मकान बनते थे। तो इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य के साथ लागत सह भाजन अनुपात क्या है? मतलब कि उसमें कितना परसेंट सरकार दे और कितना परसेंट राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कौन से अनुपात में रहता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, 75 और 25, मतलब 75 और ये रेशियो और 25। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई भी नेशनल हाईवे बनाई जाती है राज्य सरकार में, राज्य के अंदर, तो उसमें केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है और राज्य सरकार का कितना होता है या राज्य सरकार का होता नहीं है। जो भी कुछ है उसको आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि बीच बीच में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? तो दोस्तों खतौनी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर सही आंसर है गिरदावरी। तो गिरदावरी क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं कि कोई खेती कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो खेती करते वक्त जैसे क्या होता है, बटाइए पे गांव पे दे दिया जाता है खेत। तो वहाँ पर ये होता है कि गिरदावरी में रिकॉर्ड रहता है कि इतने दिन से ये खेती कर रहे हैं, ये बो रहे हैं, इस में फसल उपजा रहे हैं। तो उस पर क्या होता है कि वो एक तरीके से देखा जाए तो वो मालिकाना हक भी जता सकता है। वो मालिकाना हक भी जता सकता है जिसका ओरिजिनल, जिसके नाम से खेत है, अगर वो बहुत लंबे समय से खेती करता चला आ रहा है, तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो गिरदावरी में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? तो मैंने इससे पहले भी बताया है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बता रखा है कि 20 बिस्वा बराबर होता है 1 बीघा। तो बिस्वा बीघा कैसा क्या सा अनुपात होता है? तो 1 बीसवा मतलब 1/20, 1/20। चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, साथ में आपको नोट कर लेना है, क्योंकि वो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, अगले पिछली बार जो नहीं पूछा गया था। तो 1 एकड़ होता है, अगर वर्ग गज में पूछा जाए तो 4840 यानी 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। अगर दोस्तों ये वर्ग फुट में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा 43,560 वर्ग फुट। 43,560 वर्ग फुट, इसको आपको लिख लेना है कॉपी में, 43560। अगर ये आपका वर्ग मीटर में पूछ लिया जाए तो आपका होगा 4047 वर्ग मीटर, 4047, 4047 वर्ग मीटर। तो दोस्तों कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है, ये डाटा वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे को आपको ये मैंने शायद जो इसका पार्ट 2 है उसमें मैंने बताया है। देखिए ये पार्ट ऐसे ही चलता रहेगा। अभी मैं इसमें जो लेखपाल का पेपर हुआ है, अभी वो पूरा सेट इसमें मैं करवाऊंगा। चकबंदी लेखपाल के जो 2 शिफ्ट के पेपर हुए थे वो करवाऊंगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी चलते रहेंगे। ये जब तक लेखपाल का पेपर हो नहीं जाता है तब तक मैं आपसे चाहे 15, 20, 25 क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। हो सकता है डेली लाऊं, हो सकता है एक एक दिन के गैप पे लाऊं, लेकिन ये हमेशा आता रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और
अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर वीडियो, और आपको कितना याद है, कितना याद रह जाता है, आप कितना याद रख पाते हैं, ये भी ज़रूरी है देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इधर जो आपको एक काम करना है कि इधर जो भी परियोजनाएं आए हैं, अगर उनका कोई भी फुल फॉर्म है तो उसको आपको तैयार रखना है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये भारत सरकार ने 2005 में इस परियोजना को शुरू किया था। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये भारत और मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिला अस्पताल के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? मतलब कोई ऐसा जिला जिसकी आबादी 10 लाख है, तो वहाँ पर जो जिला अस्पताल होता है तो उसमें कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 195, 300, 350 या 50, तो इसका सही आंसर है 300, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में कर रियायत दिया जा रहा है, या भट्टा, या कर मुक्ति, या छूट? उस समय का क्वेश्चन था ये। तो उत्तर प्रदेश में छूट दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही है, छूट दिया जा रहा था। आप खरीदे तो वहाँ पर डिस्काउंट देती थी। तो इस समय मुझे याद नहीं, उस समय का ये बहुत पुराना करंट अफेयर हो गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख फसल नहीं पूछ रहा है, व्यावसायिक फसल पूछ रहा है। ठीक है, तो गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा ये गन्ना होगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में गन्ने का अगर कहीं होता है तो वो उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो जितने भी ग्राम में वार्ड होते हैं तो उसमें कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20, या 5 से 9? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 7 से 17। 7 से 17 चुने जाते हैं, इनको पंच कहा जाता है, जिसमें 1/3 सीट जो होती है वो महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है। ठीक है, तो 1/3 सीट, ये आपको याद रखना है कि 1/3 सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है। और किसी भी गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना करने के लिए जो मतदाताओं की संख्या हो वो कम से कम 300 होना चाहिए। जब तक 300 की संख्या नहीं होगी तब तक आप वहां पर ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कोई भी उच्च न्यायालय हो उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन उच्च न्यायालय का जो वेतन हो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें 2 मीटिंग होती है। एक जो ये आपका खरीफ का फसल और रबी का फसल ये जो कटता है, तो ये दोनों फसल के कटने के समय पर ये बैठक होती है। तो एक साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 21 वर्ष। 18 वर्ष के बाद आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन गांव में अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
और 25 वर्ष आपका एज होगा तब आप जाकर क्या बन सकते हैं, आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और 35 वर्ष की आयु के बाद आप राज्यपाल या राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकते हैं राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है। मतलब क्या, जो मिड डे मील चलता था उसमें बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन कैसे किया जाता है, अर्धवार्षिक पर, त्रैमासिक पर, वार्षिक पर या मासिक पर। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कैसे समझा जाए। तो देखिए जो आपका ये मिड डे मील परियोजना था, इसके अनुसार क्या होता था, जो कम वजन वाले बच्चे होते थे, ठीक है, तो उनकी जो देखा जाता था कि पौषणिक स्थिति क्या है, मतलब उनको पोषण कितना मिल रहा है, ठीक है, वो कुपोषण के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, उनका वेट बराबर घट बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ना ही चाहिए, जैसे मतलब कम नहीं होना चाहिए वेट जितना है। तो इसके लिए एक वर्ष में 2 बार क्या किया जाता था, उनकी वजन को तौला जाता था। एक वर्ष में 2 बार तौला जाता था और अध्यापक इसका रिपोर्ट ग्राम पंचायत की समिति के पास भेजता था, ठीक है, और उसके बाद ये जिला स्तर तक जाता था, तो ये रिपोर्ट उनको पेश करना होता था अध्यापकों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MGNREGA, जिसको क्या कहते हैं, मनरेगा नहीं, MGNREGA है, ये मनरेगा नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है MGNREGA, ये मनरेगा ही होगा, महात्मा गांधी। अच्छा, ये महात्मा गांधी, MG लग गया तो ये महात्मा गांधी होगा। पहले नरेगा था, फिर ये MG जोड़कर इसको महात्मा गांधी कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो जो मनरेगा में केंद्र सरकार कितना देती है और राज्य सरकार कितना देती है, दोनों का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 75-25। मान लो कि 100 रुपये मजदूरी देनी है किसी किसान को, तो 75 रुपया केंद्र सरकार देगा और 25 रुपया राज्य सरकार। मान लेते हैं कि 200 रुपया मजदूरी देना है, तो 150 रुपया आपका केंद्र सरकार देगा और 50 रुपये राज्य सरकार। तो ये एक सेट में जितने क्वेश्चन आए थे उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया चीज़ आपको पसंद आया होगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, अगले पार्ट में फिर हम आपसे मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।